Hello students, today we are going to cover a grammar topic in this video, and as you can see we are going to read about modals. Exactly modals होते क्या हैं, कैसे यूज़ करते हैं, all this is going to be in this video. So end तक अच्छे से देखिएगा इसको, your concepts will be clear. So सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ modals होते क्या हैं. These are those helping verbs which express the mode or manner of the action indicated by the main verb. तो जो हमारी मेन वर्ब होती है, अभी वर्ब क्या होता है, क्रिया, जिनसे काम के होने का पता चले, उसके एक्शंस का हमें पता चलता है, उसके मोड का हमें पता चलता है कि कोई हमारे को सजेशन दे रहा है, कि कोई हमारे को ऑर्डर दे रहा है, या फिर कोई हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है. ये हमें एक सेंटेंस में कैसे पता चलेगा? तो कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं जिनको हम मोडाल्स कहते हैं, उनसे हमारे को पता चलता है कि सामने वाले बंदे ने हमको ऑर्डर दिया है, कि रिक्वेस्ट की है, कि हमारे को कन्फर्मेशन दी है किसी चीज़ की. एंड वी आर गोइंग टू रीड इट लाइक जब आप देखेंगे तो आपको उसमें समझ आते जाएगा कौन सी मोडाल कहाँ पे किस तरह से यूज़ होगी. सो दे एक्सप्रेस मोड सच एज एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, परमिशन, ऑब्लिगेशन. वही जब भी मैंने जो आपको समझाया कि किसी के एबिलिटी का पता चलेगा, पॉसिबिलिटी काम के होने की पॉसिबिलिटी का पता चलेगा, परमिशन मिल रही है कि नहीं मिल रही है ये पता चलेगा. एंड देन देयर आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन मॉडल्स जो आप लोग देखते हैं, बट उनको कैसे यूज़ करना है वो आप इस वीडियो से सीखेंगे. तो कुछ कॉमन मॉडल्स कौन कौन से हैं, जैसे शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट. ये सारे जो मॉडल्स हैं, ऑट टू, ये हम लोग अभी आज पढ़ने वाले हैं कैसे इनको यूज़ किया जाएगा सेंटेंस. तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे मॉडल मे की, जो कि आप सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने स्कूल के अंदर. मे आई कम इन, may I take his pen, may I take his bottle, may I go outside, may I play, may I do this, may I do that. So these are the words which we ask for taking permission, for seeking permission. तो सबसे पहले तो हम परमिशन के लिए बोलते हैं. उसके बाद में जब आप टीचर्स के पास जाते हैं अपने बर्थडे पे चॉकलेट्स लेके, तो मे गॉड ब्लेस यू टीचर आपको बोलता है, यानी कि उसने आपको क्या दे दी, ब्लेसिंग्स दे दी. तो आपने दो बार तो उसका आपने देख लिया कैसे यूज़ में आया. एक तो मे हमने बोला है जिसके अंदर आपने परमिशन मांगी है, दूसरा हो गया जहाँ आपको किसी ने ब्लेसिंग दी है, अपनी विशेस दी हैं. उसके अलावा हम मे को कैसे यूज़ करते हैं, किसी पर्पस के बताने के लिए. जैसे कि इसमें सेंटेंस लिखा हुआ है, आप लास्ट वाला सेंटेंस देखिए, ही इज़ वर्किंग हार्ड सो दैट ही मे गेट प्रमोशन. वो मेहनत कर रहा है ताकि उसको प्रमोशन मिल सके, तो वो एक पर्पस है, सो दैट ही मे गेट प्रमोशन. ओके. एंड देन आई मे कम टुमारो. अगर हम इस सेंटेंस की बात करते हैं तो ये फिर से एक पॉसिबिलिटी शो करता है कि हाँ मैं कल आ सकता हूँ, पॉसिबल है, नॉट श्योर बट इट इज शोइंग पॉसिबिलिटी. तो मे का आपको समझ में आ गया होगा कैसे यूज हुआ है मे. नाउ मूविंग फर्दर वी आर गोइंग टू यूज कैन. अगेन कैन हम लोग देखते हैं बहुत ज़्यादा, कैन आई डू दिस, कैन आई डू दैट, कैन वी गो देयर. बट एक छोटा सा डिफरेंस होता है मे के अंदर और कैन के अंदर. वो ये डिफरेंस होता है कि मे को हम पोलाइट रिक्वेस्ट की तरह मानते हैं. अगर आप टीचर से पूछ रहे हो क्लास में आने से पहले, तो आप पूछोगे मे आई कम इन, यू नेवर से कैन आई कम इन. हालांकि कैन आई कम इन गलत नहीं होगा, लेकिन जब आप किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करते हो तो आप मे लगाते हो. और जब आप किसी सिंपल रिक्वेस्ट कर रहे हो, इफ़ यू आस्किंग योर फ्रेंड, अपने बैचमेट से, अपने कलीग से आप कुछ मांग रहे हो, कोई चीज़ के लिए कह रहे हो, देन एट दैट टाइम यू कैन डेफिनेटली यूज कैन. Can I use your laptop? Can I use a mobile phone? Can I call him from your phone? That sort of sentence. But आपका उसमें वो रिक्वेस्ट हुई, बट पोलाइट रिक्वेस्ट नहीं हुई. तो हम देखते हैं इसके अंदर क्या क्या होता है. एक तो परमिशन, इट शोज पॉसिबिलिटी ऑल्सो. ओके, इट शोज पॉसिबिलिटी, इट शोज एबिलिटी. जैसे हम बोलते हैं यस कम ऑन, यू कैन डू इट, तो ये आपकी एबिलिटी बता रहा है, आपकी कैपेसिटी बता रहा है कि हाँ आप काबिल हो उस चीज़ को करने के. तो वो कैन वर्ड से पता चल रहा है. ही कैन विन दिस मैच, आई कैन विन दिस मैच, ही कैन ड्राइव अ कार. तो ये जो कैन है यहाँ पे, ही कैन ड्राइव अ कार, वो कार चला सकता है. इससे क्या पता चल रहा है कि उसके अंदर ये कैपेसिटी है, उसके अंदर ये एबिलिटी है काम करने की. एंड देन अगर मैं किसी को परमिशन दूंगा तो कैसे बोलूँगा, येस यू कैन गो नाउ. ओके, हाँ तुम जा सकते हो, येस यू कैन डू दिस वर्क. तो ये एक परमिशन देना हुआ. तो अभी हमने देखा कि कैन को हम किस तरीके से यूज़ कर पा रहे हैं, अलग अलग जगह, अलग अलग एक्सप्रेशंस के साथ में कैसे रिक्वायर्ड है उस जगह पे. आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा. सो नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट विल एंड शैल. एंड इसमें डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसलिए क्योंकि लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होता है इसके अंदर. सो विल रीड फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए. इट एक्सप्रेसेस प्योर फ्यूचर. सबसे पहले हम जानते हैं विल फ्यूचर टेंस के लिए काम आता है, फ्यूचर के लिए कोई बात बोलनी होती है. एंड एट द सेम टाइम विद सेकंड एंड थर्ड पर्सन एज सब्जेक्ट, जब सब्जेक्ट में सेकंड और थर्ड पर्सन हो उस समय. ओके, अभी आपको ये सेंटेंसेस से मैं क्लियर कर दूंगा ये पे क्या कहना चाह रहा हूँ. नाउ इसके बाद में क्या लिखा है, इट शोज विलिंगनेस, इंटेंशन, प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन with the first subject person as a subject.
तो विलिंगनेस भी शो करेगा। विलिंगनेस यानी क्या होता है, आप किसी चीज़ के लिए हामी भरते हैं कि हाँ मैं ये करूँगा। ये इंटेंशन आपका दिखाता है, आपका क्या इरादे हैं। प्रॉमिस करते हैं आप, जब जैसे आप किसी को बोलते हैं आई विल मीट यू टुमारो फॉर श्योर, खूब वादे करते हो, तो वो जो प्रॉमिस है वो इसके अंदर आ जाएगा। एंड देन डिटर्मिनेशन ऑल्सो। सो जैसे ही आपको अभी एग्जाम्पल्स में समझाऊंगा, आपकी सारी चीज़ें क्लियर होने लग जाएंगी कि विल में और शेल में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे मैं सेकंड सेंटेंस पहले आपके लिए पढ़ रहा हूँ, आई विल मीट यू टुमारो। तो यहाँ पे जो आई है हमारा, ये हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है और ये फर्स्ट पर्सन है। तो जो हमने जो सेकंड वाला जो पॉइंट लिख रखा है कि ये शो करेगा विलिंगनेस, इंटेंशन, प्रॉमिस, कब, जब फर्स्ट पर्सन हमारा सब्जेक्ट में होगा। तो आप देख लीजिए आपका सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, आई है। एंड आई विल मीट यू टुमारो, ये क्या बता रहा है, ये आपका इंटेंशन भी बता रहा है कि हाँ आपके इरादे हैं कल उससे मिलने के। एंड साथ में आपका प्रॉमिस भी शो कर रहा है कि आपने डिसाइड कर लिया है कि आप कल इस पर्सन से या किसी दूसरे पर्सन से कल आप मिलेंगे। देन ऑन द थर्ड सेंटेंस आई हैव रिटन आई विल बाय अ कार ऑन दिस दिवाली। अगेन यहाँ पे ये शो कर रहा है कि आप डिटरमाइंड हो, आपने डिसाइड कर रखा है, आपको पता है कि आपके पास पर्याप्त पैसे हैं कि आप कार खरीद सकते हो, इसलिए आपने बोला आई विल बाय अ कार और साथ में स्पेसिफाई करा ऑन दिवाली। आपने सिर्फ ये बोला होता आई शैल बाय अ कार, यानी मुझे कार ले लेनी चाहिए या मैं कार लूंगा, तो वो आपका डिटर्मिनेशन शो नहीं करता, वो आपका दृढ़ निश्चय शो नहीं करता। तो विल और शैल में सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही होता है कि विल आपका डिटर्मिनेशन शो करता है जब आप किसी काम को करने के लिए बिल्कुल डिटरमाइंड हो जाते हैं, जब आपने उस चीज़ के लिए पूरी तैयारी कर रखी होती है। दे विल बी हियर बाय मंडे। अब जब ये सेंटेंस है कि वो यहाँ पे होंगे मंडे तक, मंडे को वो लोग यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, तो ये क्या बता रहा है, ये फिर से एक प्रॉमिस बता रहा है या आपको इंटेंशन बता रहा है सामने वाले का, एक अजम्पशन बता रहा है, आप अज्यूम कर पा रहे हैं कि हाँ मंडे तक वो लोग यहाँ पे आ जाएंगे। तो विल से हमें पता लगता है जब हम डिटरमाइंड होते हैं किसी चीज़ को लेके, बिल्कुल श्योर होते हैं, जब हमने कोई तैयारी कर रखी होती है पक्की, तो हम उसके लिए विल यूज़ करके बोलते हैं यस आई विल मीट यू टुमारो, आई विल गो टू मार्केट एज आई हैव टू बाय अ पेन, कि मैं मार्केट जाऊंगा क्योंकि मुझे पेन लेना है। और यही अगर मैं बोलता आई शैल गो टू मार्केट, तो इसका मतलब होता कि मैं मार्केट जाऊंगा, यानी कि अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ, मैंने सिर्फ ये सोचा है कि मैं मार्केट जाऊंगा, बट आई एम नॉट प्रीटी मच श्योर अबाउट इट। So in shall also I'll read it whatever we have written over here. It expresses pure future with the first person as the subject. अब इसमें pure future कब होगा, जब first person as a subject होगा, यानी I shall come to meet you, यानी कि मैं तुमसे मिलने आऊँगा या मुझे तुमसे मिलने आना चाहिए, तो फ्यूचर में होगा ये जब मैं आई लगाऊंगा, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन लगाऊंगा। इट इज़ यूज टू आस्क फॉर एडवाइस, सजेशन, रिक्वेस्ट, और एडवाइस के लिए भी काम आता है, सजेशन के लिए भी और रिक्वेस्ट के लिए भी। कैसे आता है अभी हम नीचे पढ़ लेंगे। इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस कमांड, थ्रेट, वार्निंग, प्रॉमिस, अश्योरेंस, डिटर्मिनेशन, सेम एज वी हैव रेड, बट डिफरेंस कहाँ पे आएगा अभी आपको समझ में आ जाएगा जैसे ही मैं आपको एग्जांपल्स बताऊंगा। आई शैल टीच यू स्विमिंग, अभी इसने लिखा आई शैल टीच यू स्विमिंग, यानी कि मैं तुम्हारे को स्विमिंग सिखाऊंगा या मुझे तुम्हें स्विमिंग सिखानी चाहिए। ओके, बट आगे इसने कुछ भी यहाँ पे क्लियर नहीं करा कब से, क्यों, या इसके अंदर उसने अपने इंटेंशंस नहीं क्लियर करे, सिर्फ अपना इंटेंशन बताया है कि मैं तुम्हें स्विमिंग सिखाऊंगा, एक प्रॉमिस दिया है। अगर इसने विल लगाया होता तो ये सेंटेंस ऐसे होता, आई विल टीच यू स्विमिंग फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स, यानी कि सामने वाला जो पर्सन था वो बिल्कुल डिटरमाइंड हो जाता कि हाँ मुझे मंडे से आपको स्विमिंग सिखानी है। कमिंग ऑन द सेकंड सेंटेंस, नाउ शैल आई ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर यू। सो ओवर हियर यू कैन सी शैल इज यूज्ड फॉर सीकिंग परमिशन। ओके, वी आर आस्किंग फॉर परमिशन। यू शैल बी रिवॉर्डेड फॉर योर वर्क। अब इसके अंदर क्या हुआ, ये अश्योरेंस दे रहा है किसी को कि आपको यू शैल बी, अगेन दिस इज जस्ट एन अश्योरेंस कि तुम्हें अपने वर्क के लिए रिवॉर्ड मिलना चाहिए या तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा। दे शैल गो टू मार्केट, लेकिन आगे पर्पस नहीं बताया है कि मार्केट क्यों जा रहा है। दे शैल गो टू मार्केट, उन्हें मार्केट जाना चाहिए या वो मार्केट जाएंगे। अगर विल के साथ होता तो हम कैसे यूज़ करते, आई विल गो टू मार्केट फॉर बाइंग न्यू पेन्स, फॉर बाइंग अ ट्राउजर, तो आगे आपका पर्पस होता तो उससे डिटर्मिनेशन शो होती। तो आई थिंक विल और शैल में आपको डिफरेंस समझ में आया होगा कि एक में डिटर्मिनेशन, एक में पर्पस होता है, और एक हमारे फ्यूचर के लिए सिंपल हम फर्स्ट पर्सन के साथ में यूज़ करते हैं, दैट इज वी कैन यूज ओवर हियर। नाउ मूविंग फर्दर, विल गेट टू नो द डिफरेंस बिटवीन शुड एंड मस्ट। ज़्यादा डिफरेंस इसमें इतना डिफिकल्ट नहीं है जानना। शुड एक सजेशन होता है, मस्ट एक कंपल्शन होता है। अगर आसान भाषा में आपको बताऊं तो दोस्त आपको सजेशन दे देते हैं कि तुझे पढ़ाई कर लेनी चाहिए, लेकिन टीचर आपको बोलता है भाई पढ़ाई कर ले वरना फेल हो जाएगा, या तुझे पढ़ाई करनी ही है। ओके, तो वो आपको एक कंपल्शन के लिए बाउंड हो जाते हो, आप कहीं पे ड्यूटी बाउंड हो जाते हो, कहीं पे आप काम के लिए बाउंड हो जाते हो। जैसे आपको स्कूल समय पे पहुंचना है वरना आप एग्जाम नहीं दे पाओगे, तो यू मस्ट रीच स्कूल, वहाँ पे सजेशन काम नहीं आएगा। ठीक है, कि सजेशन दे दिया और आपको बोल दिया कि अरे तुम्हें स्कूल टाइम पे चले जाना चाहिए एग्जाम से पहले,
सजेशन नहीं है, वो कंपल्शन है आपके लिए, आपको जाना ही पड़ेगा अगर आपने एग्ज़ाम के अंदर टाइम पे पहुंचना है तो. सो आई विल जस्ट रीड. शुड के लिए पढ़ रहा हूँ मैं. इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस सजेशन, ड्यूटी, एडवाइजेबिलिटी एंड डिज़ायरेबिलिटी. यानी एडवाइजेबल, कोई किसी को एडवाइस देना, कोई चीज़ डिज़ायरेबल है कि नहीं, लायक है कि नहीं, उसके लिए बताना. इसके एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं, आपको समझ में आ जाएगा इजीली. यू शुड वर्क हार्ड फॉर योर एग्जाम्स. आपको अपने एग्जाम्स के लिए मेहनत करनी चाहिए. यू शुड नॉट बी लेट फॉर वर्क, है ना. तो ये सजेशन है एक तरह से, क्या आप अपने काम पे लेट नहीं जाओ. ही शुड बी हियर बाय 5 PM. ये एक्सपेक्टेशन है किसी की ना, 5 बजे तक तो आ जाना चाहिए यार. गाड़ी कब तक आएगी भाई, 6 बजे तक तो आ जानी चाहिए. जोमेटो पे ऑर्डर दिया, कब तक आएगा, बस आधे घंटे में आ जाना चाहिए. ही शुड बी हियर इन नेक्स्ट 30 मिनट्स. तो वो आपको एक क्या हो रहा है, पॉसिबिलिटी के तरह आप उसको ले रहे हो, सजेशन की तरह यहाँ पे आप बोल रहे हो किसी को, अगर आपको मेहनत करने के लिए कहना है तो. पर मस्ट में हम पढ़ेंगे सेंटेंस हमारे, और हम जानेंगे कि क्या डिफरेंस है दोनों में. तो मस्ट में जैसे अगर मैं पहला सेंटेंस पढ़ता हूँ तो क्या लिखा हुआ है, द चिल्ड्रन मस्ट ओबे देयर एल्डर्स. के बच्चों को बड़ों की बात माननी ही चाहिए. यहाँ पे सजेशन नहीं दिया है, उनको ये बोला है कि बेटा आपको बड़ों की बात माननी है. सो इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस ड्यूटी, नेसेसिटी, कंपल्शन, प्रोहिबिशन. किसी चीज़, प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है, निषेध, किसी चीज़ के लिए मना कर देते हैं. यू मस्ट नॉट स्मोक हियर, यू मस्ट नॉट ड्रिंक हियर, यू मस्ट नॉट स्टैंड टॉक ऑन फोन ओवर हियर, यू मस्ट नॉट स्टैंड ओवर हियर. तो ये जो होता है ये प्रोहिबिशन होता है, यानी कि आपको कोई काम करने के लिए बिल्कुल सख्ती से मना कर दिया है, तो मस्ट आता है वहाँ पे, शुड नहीं लगाएंगे. देन अगर मैं सेकंड सेंटेंस पढ़ता हूँ तो देखिए लिखा है, वी मस्ट नॉट स्टील. हमें चोरी नहीं करनी चाहिए या हमें चोरी नहीं करनी है. वी मस्ट नॉट स्टील यानी हमें चोरी नहीं करनी है. कोई सजेशन नहीं है, कंपल्शन है. करोगे तो फिर भुगतो उसके बाद में. आई मस्ट रीच वर्क ऑन टाइम. एग्जैक्टली, टाइम पे पहुंचना ही चाहिए, पड़ेगा, टाइम पे ही जाना पड़ेगा. यू मस्ट नॉट स्पीक इन बिटवीन व्हाइल आई एम टीचिंग. यस, टीचर बोलते हैं ना, बीच में नहीं बोलना जब पढ़ा रहा हूँ मैं, पहले पूरी बात सुनो. तो वो सजेशन नहीं है, वो आपके ऊपर एक कंपल्शन है, वो आपके ऊपर एक प्रोहिबिशन है. तो शुड और मस्ट में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है. नाउ आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको. अभी इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं जो कि अब ज़्यादा काम आते नहीं है, लेकिन स्टिल इनका बहुत अपने आप में एक यूज़ है, जैसे ऑट टू का, डेयर का एंड वुड का. तो ऑट टू क्या होता है बेटा, ऑट टू और मस्ट में लोग बोलते हैं कि डिफरेंस बताइए सर क्या है. अभी देखो, ऑट टू में ना आप कर्तव्यों से बन जाते हो, मॉरली बन जाते हो. जैसे मुझे मेरे देश के प्रति ईमानदार रहना है, मुझे मेरे देश के प्रति देशभक्त रहना है, तो ये मुझे कोई बताएगा नहीं, ये मेरे मॉरल ड्यूटी है, ये मेरा नैतिक कर्तव्य है. दिस इज़ माई मॉरल ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स माई नेशन. नो, लाइक आई हैव टू बी पेट्रियट टुवर्ड माई नेशन. मुझे अपने माता पिता की, अपने पेरेंट्स की इज्जत करनी है. ये मुझे कोई कंपल्शन करके नहीं बोलेगा. ऑन द कॉन्ट्रेरी, ये तो मेरी ड्यूटी है, ये तो मेरी मॉरल ड्यूटीज़ हैं कि मैं अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करूंगा, या आप अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करोगे, अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करोगे. तो ऑट टू के अंदर हम ड्यूटी बाउंड हो जाते हैं, मस्ट में हमें कंपल्शन होता है. ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस है. तो इसका एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा. जैसे पहला एग्जाम्पल देखिए, मैंने लिख रखा है, वी ऑट टू लव आवर पेरेंट्स. अब हमें हमारे पेरेंट्स से प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये कोई हमारे को ज़बरदस्ती नहीं करवा रहा है मस्ट बोल के. ये तो हमारे मॉरल ऑब्लिगेशंस है. हर कोई अपने पेरेंट्स से बहुत अटैच्ड होता है. तो हम यहाँ पे ऑट टू वर्ड यूज़ करेंगे, ना कि मस्ट. वी ऑट नॉट टू चीट एनीवन. डेफिनेटली, क्योंकि किसी को चीटिंग करना ये कोई सजेशन नहीं है ना कि हम किसी को चीट ना करें. ये तो हमारे अंदर से हमारी एक मॉरल ड्यूटी है हम लोगों की कि हम किसी को चीट नहीं करें, झूठ नहीं करें, बोलें. ओके, नाउ डेयर. डेयर का मतलब होता है हिम्मत. ओके, डेयर का मतलब क्या होता है, हिम्मत नहीं करना, हिम्मत नहीं दिखाना, ऐसे. तो डेयर दोनों तरीके से यूज़ होता है. ये मेन वर्ब की तरह भी यूज़ भी होता है, सेमी वर्ब की तरह यूज़ भी होता है. यानी इसको हम क्रिया भी मानते हैं, एंड ये एक तरह से हमारा मोडाल भी है. सो जब हमें किसी को चैलेंज करना होता है किसी चीज़ के लिए, तो हम इस चीज़ को डेयर को बोलते हैं. ओके, एग्जाम्पल आपको बताता हूँ. जैसे गो ऑन आई डेयर यू, यानी जाके दिखाओ, मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूँ. गो ऑन आई डेयर यू यानी मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूँ. हाउ डेयर यू सजेस्ट शी वॉज लेजी. ओके, बुरा लग गया भाई को कि कैसे तुमने ये बोल दिया कि वो लेजी है. हाउ डेयर यू, कैसे तुम्हारी हिम्मत हो गई. तो यहाँ पे डेयर आया, वर्ड हमने यूज़ किया, जो मोडाल हमारा यूज़ हुआ है. नाउ वुड. अब विल की जगह हम क्या लगाते हैं, वुड लगाते हैं जब हमारा सेंटेंस पास्ट के अंदर चल जाता है. तो ये क्या शो करता है, पास्ट की हैबिट्स को शो करता है. तो विल की जगह हम वुड शो करेंगे, कैन की जगह हम कुड शो करेंगे, शैल की जगह हम शुड शो करेंगे. पास्ट के अंदर एक बार यूज होता है. तो इट शोज द पास्ट हैबिट्स, पोलाइट रिक्वेस्ट, विश और प्रेफरेंस और एन इमेजिनरी कंडीशन. काश मैं ऐसा कर पाता, आई विश आई वुड हैव डन दैट. तो ये इमेजिनरी कंडीशन है. काश मैं अभी यूएस के अंदर बैठा होता,
तो वो उसके लिए भी हम फिर वहाँ पे वुड लगाएंगे जब हम कोई इमेजिनरी कंडीशन यूज करेंगे। तो चलिए मैं आपको एग्जांपल समझा देता हूँ। माय मदर वुड ऑलवेज मेक मी माय फेवरेट डिशेज। ओके, तो कह रहे हैं यहाँ पे कि उनकी जो मदर है वो हमेशा उनके लिए फेवरेट डिशेज बनाती थी, वुड लगाया। वुड यू गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, ये पोलाइट रिक्वेस्ट की तरह उसने यूज किया, कैन और मेक की जगह इसने वुड यू लगा दिया। नाउ आई विश यू वुड बी हियर, ये इमेजिनरी सिचुएशन हो गई, कंडीशन हो गई जिसमें वो कुछ हमसे इमेजिन कर रहा है। आई वुड रादर हैव फूड एट होम देन आउटसाइड, ये प्रेफरेंस है कि हम प्रेफरेंस भी तो बताते ना। आई वुड रादर हैव कॉफ़ी ओवर टी, ओके, कापाचीनो चाहिए भाई इनको, तो आई वुड रादर हैव फूड एट होम देन आउटसाइड, भाई बता रहा है घर पे खाना ज़्यादा मुझे पसंद है बजाय के बाहर के, तो ये प्रेफरेंस बताई। तो यहाँ पे भी उसने वुड को यूज़ किया। तो दिस इज हाउ वी यूज़ वुड, ऑट टू एंड डेयर। आई होप दिस क्लियर हो गया होगा आपको ये। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, माइट। माइट शायद को बोलते हैं, ओके। आई माइट कम टुमारो, इट माइट रेन टुडे, इट माइट रेन टुनाइट, शायद, ओके। सबसे ज़्यादा ये किसके लिए बोलते हैं, जब बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है ना किसी चीज़ की, लीस्ट पॉसिबिलिटी होती है, या फिर हम परमिशन मांगे कभी किसी चीज़ के लिए, उसके लिए भी हम यूज़ कर लेते हैं। बट माइट इज मैक्सिमम यूज फॉर वेरी स्लाइट पॉसिबिलिटी। सी इवन इन द सेंटेंस आई हैव रिटन ओवर हियर, इट माइट रेन टुडे, सो दिस इज द लीस्ट पॉसिबिलिटी। हाँ शायद आज बरसात हो सकती है, ओके। अगर इसके आगे कुछ दे रखा होता, कोई क्लॉज और दे रखा होता जिसमें कंडीशन बता रखी होती, फिर हम माइट की जगह मे भी यूज़ कर सकते थे, कैन भी यूज़ कर सकते थे, ओके। लेकिन अगर कोई आगे कंडीशन बता रखी होती, तो अगर ऐसा बोल रखा होता कि इट डैश रेन टुडे एज इट वाज देयर इन दी न्यूज़, तो फिर हम माइट की जगह हम यहाँ पे इट मे भी कर सकते थे, हम कैन भी कर सकते थे, क्योंकि उसमें आगे बता रखा होता कि न्यूज़ के अंदर आज आया है ऐसा। बट यहाँ पे कोई सेंटेंस आगे कुछ है नहीं, इसमें कोई क्लॉज आगे है नहीं, सो हम इसमें माइट ही लगाएंगे। देन एक कभी कभी हम गेस करने के लिए भी माइट को यूज़ करते हैं। दैट माइट बी द न्यू गार्ड, हाँ शी माइट बी, ही माइट बी हिज फ्रेंड, ओके, ही माइट बी हर फ्रेंड, शायद यहाँ पे गेसेस करने के लिए। अगेन दिस इज फॉर द गेसेस, फॉर मेकिंग नो एम्बिगियस केसेस कि शायद हाँ वो नया गार्ड है। सो दिस इज हाउ वी यूज इवन माइट। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सो दिस वॉज देयर इन अ वीडियो फॉर द डे, and please like, share and subscribe, and I'll be coming up with more such topics. And if you have any query, any issues, do let me know please.